नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ पीएससी एकेडमी में। जैसे कि आप सभी को पता है कि कला संकाय के जो सिलेबस है वो बहुत ही जटिल भाषा में है और जटिल भाषा में सिलेबस के कारण हमको समझने में तकलीफ हो रही है। तो आज मैं आपको मुख्य रूप से कला संकाय के सिलेबस में जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसको बताऊंगा कि क्या उसमें पढ़ना है करके। और आज मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के एशिया महाद्वीप के बारे में भी पढ़ाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो ये आपका सिलेबस है, सबने देख ही लिया होगा, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है क्या, ये भूगोल जो है वो 15 नंबर के हैं, ये इतिहास जो है वो 15 नंबर के हैं, ये नागरिक शास्त्र जो है 10 नंबर के हैं, अर्थशास्त्र जो कि 10 नंबर के हैं, भाग ब में आपके बाल विकास सीडीपी जो कि 15 नंबर का है, और भाषा ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन जो है वो 35 नंबर के है। सबने देख लिया है, ये कोई विशेष बात नहीं है। विशेष यहाँ पास है, मैं आपको स्पेशली भी भूगोल के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि समय कम है इसलिए हमको पढ़ना भी है, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, पृथ्वी के प्रमुख घटक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति बोला है, किसके अनुसार? मानचित्र के अनुसार। अब इसमें आपको दो टॉपिक पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा। एक आपको पढ़ना है अक्षांश रेखा के बारे में, ठीक है, और दूसरा आपको पढ़ना है देशांतर रेखा के बारे में। ठीक है डियर, एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा। अब इस अक्षांश रेखा में जो आपके काम की रेखा है वो कौन कौन सी है? तो एक पढ़ना है भूमध्य रेखा, ठीक, भूमध्य रेखा। दूसरा पढ़ना है कर्क रेखा, और एक पढ़ना है आपको मकर रेखा। ठीक है, ये तो ये मकर रेखा कर्क रेखा क्या होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से देश इसमें स्थित है, ये आपको पढ़ना है। देशांतर रेखा में भी तीन रेखाओं के बारे में आपको पढ़ना है। पहले पढ़ना है आपको आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक पढ़ना है जीएमटी, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, और एक पढ़ना है आपको इंटरनेशनल रेखा। ठीक है, ये इंटरनेशनल रेखा। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ये जीएमटी जो है 0 डिग्री है, और आईएसटी जो है वह 82.82 डिग्री जो है वो पूर्वी देशांतर है। तो इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको। क्या होता है इंटरनेशनल रेखा, क्या होता है जीएमटी, क्या होता है एसएसटी, आईएसटी, और कौन कौन से देशों से यह गुजरती है करके। ठीक है, ये पहला चैप्टर हो गया, पहला टॉपिक। दूसरा है आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत आपको देखना है पृथ्वी पृथ्वी की आयु। ठीक है, पृथ्वी की आयु में मीसोजोइक, सिनोजोइक, पैलेजोइक, ये सब पृथ्वी के चट्टान। और पढ़ना है आपको इसमें तीसरा टॉपिक में भूपर पट्टी। ठीक है, भूपर पट्टी, ये भूपर पट्टी, प्रवार और क्रोड। भूपर पट्टी, प्रवार और क्रोड के बारे में पढ़ना है भैया। चलिए, ये हो गया आपका पहला टॉपिक। मान के चल रहे हैं इससे 3 से 4 सवाल आने की संभावना है। दूसरा महासागर है और महाद्वीप है। देखो, ये जो महाद्वीप है इसमें आपको 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे अभी। और ये महासागर में आपको 5 महासागर के बारे में पढ़ना है। ठीक, ये जो स्थल मंडल है इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? तो स्थल मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। ठीक, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। ठीक, ये जल मंडल में क्या क्या पढ़ना है? तो इस जल मंडल में मैं आपको बता देता हूं, इसमें सागर, खाड़ी, ठीक है, सागर, खाड़ी, द्वीप, जल संधि। ठीक है, सागर, खाड़ी, द्वीप और जल संधि के बारे में पढ़ना है। ठीक, व्यवमंडल में क्या पढ़ना है? स्थान विशेष जीव। कौन कौन से स्थान में कौन कौन से विशेष जीव हैं उसके बारे में देखना है आपको। जैवमंडल में पृथ्वी के कौन कौन से स्थान में कौन कौन से विशेष रूप से जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी की परिवर्तनकारी शक्ति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भूकंप पढ़ना है, ज्वालामुखी पढ़ना है, विश्व की नदियां, भूमिगत जल, हिमनद, वायु, समुद्री लहरें, ये सब टॉपिक ही अपने आप में इंडिविजुअल समझने लायक है। भारत के अध्ययन की बात करेंगे, भू-आकृतिक प्रदेश, पर्वत, पठार, मैदान, कोई दिक्कत नहीं। प्राकृतिक एवं मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत खनिज पढ़ लेना। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत खनिज। मानव संसाधन के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? तो मानव संसाधन के अंतर्गत आपको जनजाति, ठीक है, जनजाति और जनगणना, जनजाति और जनगणना 2011 पढ़ लेना। प्राकृतिक वनस्पति कोई दिक्कत नहीं है, वन्य जीव कोई दिक्कत नहीं है। मानवीय पर्यावरण ये थोड़ा सा है, इसमें पर्यावरण वाला टॉपिक आएगा। ठीक है, पर्यावरण वाला पूरा टॉपिक आ जाएगा, जैसे कि क्या है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वैसे ही बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा। ठीक, ये
बायोस्फीयर रिजर्व आपको पढ़ना है, नेशनल पार्क हो गया। वैसे ही अभ्यारण्य, ठीक है, ये अभ्यारण्य वगैरह पढ़ लेना। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट नियम कानून आए हैं उसके बारे में देख लेना। जैव विविधता अधिनियम क्या है, वन संरक्षण अधिनियम क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम क्या है, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम क्या है, ऐसा करके छोटा छोटा। और मृदा जल, ठीक है, मिट्टी और जल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। अब ये हो गया मोटा मोटा हमारा भूगोल का सिलेबस। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेशली ये जो महाद्वीप है उसके बारे में, क्योंकि जब तक महाद्वीप नहीं समझेंगे तब तक ये अक्षांश रेखा देशांतर रेखा में कौन कौन से देश हैं ये हमको समझ में नहीं आएगा। पहले महाद्वीप पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पे है करके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उन देशों के आइट साइड किनारे में इधर उधर जो सागर है उसका क्या नाम है, कौन से कर्क रेखा पर स्थित है, कौन सा मकर रेखा पर स्थित है, ऐसा करके। चलिए तो सीधा आ जाते हैं हम लोग भारत देश ग्लोब में। आशा करता हूं आपको ये ग्लोब वगैरह बढ़िया से दिख रहा होगा करके। देखो अब इसमें मैंने क्या किया है, अलग अलग कलर में बता दिया है आपको भैया। यहाँ पे जो येलो कलर में आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो येलो कलर में पूरा देखने को मिल रहा है ये वाला जो पूरा पार्ट है वो क्या है, वो है एशिया महाद्वीप। ये पहला हो गया जिसमें हम लोग हैं, हमारा भारत यहाँ पे। वैसे ही इस एशिया महाद्वीप से लगा हुआ हिस्सा आपको यहाँ पास देखने को मिल रहा होगा स्पष्ट रूप से। ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है आपका, अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये दूसरा महाद्वीप हो गया। तो इसी एशिया और अफ्रीका के बीच में आपको यहाँ पास कुछ इस प्रकार जो है वह देखने को मिल रहा होगा। और ये आपका क्या है, यूरोप महाद्वीप, ये आपका तीसरा महाद्वीप हो गया, ठीक है। इधर थोड़ा साइड में आएंगे तो आपको एक महाद्वीप देखने को मिल रहा होगा, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक। ये जो है महाद्वीप देखने को मिल रहा है नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका पांचवा महाद्वीप, ठीक है, सॉरी चौथा महाद्वीप, ठीक है, ये चौथा महाद्वीप है। उसके जस्ट नीचे आपको दिखने को मिल रहा है ये साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका पांचवा महाद्वीप। चलो छठवां महाद्वीप के रूप में आपको ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, ये छठवां महाद्वीप है। और सातवां महाद्वीप के रूप में आपको ये याद रखना है अंटार्कटिका, ये हो गया आपका सातवां महाद्वीप, ठीक है। महाद्वीप होता क्या है, तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि द्वीप क्या होता है। तो द्वीप होता है जो कि चारों साइड से पानी से घिरा हो, यहीं अगर बड़े क्षेत्र में है उसका विशिष्ट जलवायु है, विशिष्ट वहां पे जो है हवाएं हैं, विशिष्ट संरचना है। और समुद्र से पर्याप्त मात्रा में अगर मध्य क्षेत्र की दूरी है तो उसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। बहुत ज्यादा आपको फंसना नहीं है कॉन्सेप्ट में, आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पे काम करना है। तो ये क्या हो गए आपके 7 महाद्वीप, ठीक है। ये हो गया 7 महाद्वीप। और इसी में आपको मोटा मोटा थोड़ा देख ले रहो महासागर के बारे में भी। तो ये जो बीचों बीच में पूरा दिख रहा है आपको, ये वाला जो पूरा है ये जो है वह कौन सा महासागर है, एटलांटिक ओशियन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अटलांटिक ओशियन। ये अटलांटिक महासागर है, बीचों बीच में पूरा बीच में जो पानी दिख रहा है वो अटलांटिक महासागर है। वैसे ये जो पूरा नीचे दिख रहा है ये आपका क्या है, हिंद महासागर है। इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर भी क्या है, पैसिफिक ओशियन है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपका पृथ्वी कैसे ऐसे गोल है, गोल हम पूरा जुड़ा हुआ है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से काट के ऐसे क्या कर रहे हैं, पृथ्वी को ऐसे खोल दे रहे हैं। तो ये जो अंगूठा है मान लो जाए मेरा, ये अंगूठा हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये अंगूठा क्या हो मालूम है, एशिया का हिस्सा है। तो ये जो अंगूठा अमेरिका और एशिया ये दोनों जुड़ा हुआ है, इसको हम पढ़ने की दृष्टि से ऐसा खोल दे रहे हैं। तो ये हमको बहुत दूर दूर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर इसको ये मिलाएंगे ग्लोब में तो ये दोनों क्या है, पास पास हैं। तो अगर ये प्रशांत महासागर है तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा भी प्रशांत महासागर ही है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अभी ग्लोब नहीं है मेरे पास, नहीं तो बताता आपको। तो ये जो पैसिफिक ओशियन है, वो जो पैसिफिक ओशियन है, दोनों कैसे ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है डियर। ये हमने पृथ्वी को समझने के लिए बीच से फाड़ के खोल दिया है मैप को। पैसिफिक ओशियन हो गया, तो ये हो गया आपका एक अटलांटिक ओशियन, दूसरा ये इंडियन ओशियन, तीसरा ये पैसिफिक ओशियन है ना, तीसरा ही है क्या, पैसिफिक ओशियन। चौथा जो है आपको देखने को मिल रहा होगा ऊपर वाला, जिसको कह रहे हैं आर्कटिक, ठीक है, चौथा है आर्कटिक ओशियन। और पांचवा आपको ये नीचे के साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये पांचवा आपको नीचे के साइड में देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं साउदर्न, ठीक है, साउदर्न ओशियन। ये जो साउदर्न ओशियन है वो बिल्कुल इस अटलांटिक और इंडियन ओशियन से अलग है, वहां की पानी मिक्स भी नहीं होती है, आपको स्पष्ट रूप से अलग अलग पानी देखने को मिलेगा।
तो ये हो गया आपका पांचवा महासागर। चलो ये तो मोटा मोटा बात हो गया जो सबको पता रहता है। अब इंपॉर्टेंट आते हैं इस एशिया महाद्वीप में आपको क्या पूछेगा और क्या आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये सोच रहा हूं कि पहले हम लोग एशिया का पॉलिटिकल मैप देखते हैं कि पॉलिटिकल मैप बोलने का मतलब कौन कौन सा क्षेत्र जो है एशिया महाद्वीप से लगा हुआ है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कितने देश हैं और उन देशों की क्या महत्व है, ये पॉलिटिकल है। उसके बाद जब हमको याद हो जाएगा कि फलाना फलाना देश जो है यहाँ पे है एशिया में करके, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इस एशिया महाद्वीप में कौन से देश में कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है, कौन सा मरुस्थल है, कौन सा जल संधि है, कौन सा सागर उसके तट पर लगा हुआ है। बिना देश को याद किए हम लोग सागर वागर और जो भी मरुस्थल है उस सबको याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल मैप। अब इस पॉलिटिकल मैप में हमको किसके बारे में देखना है, एशिया महाद्वीप के बारे में देखना है भैया। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा एशिया महाद्वीप, अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। देखो ये पूरा एशिया महाद्वीप है, यहाँ बीच से ऐसा कट के, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है पूरा, है ना, ये जो क्षेत्र है पूरा, ये सब क्या है आपका एशिया महाद्वीप है। अब इसमें अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए हम दूसरा मैप का यूज करते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको थोड़ा बहुत, हाँ। दूसरा मैप का यूज करेंगे तो ये वाला मैप अगर आप थोड़ा देखेंगे तो हल्का फुल्का अब आपको केवल एशिया वाला भाग दिख रहा है। अभी नहीं समझ में आएगा तो और बताऊंगा। ये है एशिया, देख रहे हो, रूस बड़ा सा, मंगोलिया, चाइना, इधर क्या है ये जापान, हल्का फुल्का दिख रहा होगा, थोड़ा लाइटिंग ज्यादा हो गया है, अभी नेक्स्ट मैप में दिख जाएगा आपको। जापान है, चाइना है, इधर आओगे ऊपर में रूस, नीचे के साइड में आपका इंडोनेशिया। ठीक है, नीचे के साइड में क्या है, इंडोनेशिया है। इधर आओगे तो पूरा तुर्की हो गया, है ना, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, ठीक है, ये ईरान, यहाँ पे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब आ रहे हैं। किसके अंतर्गत आ रहे हैं ये सब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आ रहे हैं भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से एशिया महाद्वीप का मैप जो है देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ इस एशिया महाद्वीप में क्या क्या चीजें हैं और कितना आपको पढ़ना है। पहले आपको एशिया महाद्वीप के बारे में सवाल पूछेगा कि एशिया महाद्वीप के बॉर्डर को बताओ करके। शुरुआत में आपको एशिया महाद्वीप का बॉर्डर पता होना चाहिए, साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप जो है वह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चाहे आकार की बात करें, चाहे वो जनसंख्या की बात करें, एशिया महाद्वीप को पीला महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत लगभग लगभग 49 देश आते हैं। तो ये सब सुने रहेंगे तो लिख लेंगे। अब मैं आपको पहले इसका क्या बताता हूँ, बॉर्डर बताता हूँ। सबसे पहले क्या देखते हैं, इस एशिया महाद्वीप के बॉर्डर देखते हैं। बॉर्डर के रूप में जैसे मैं बोल रहा हूं, ये वाला जो एरिया है वो क्या है, उत्तर है। ठीक, उत्तर है, और उत्तर में जो सागर है उसका नाम है आर्कटिक। ये आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर। तो उत्तर में क्या है बोलेगा एशिया के, तो आर्कटिक महासागर है। वैसे ही ये वाला जो एरिया है वो क्या है, पूर्व है। पूर्व में है क्या बोलेगा, तो प्रशांत महासागर बताना है आपको। देखो अभी याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये नीचे क्या है बोलेगा, तो ये हो गया आपका एशिया का नीचे वाला एरिया, दक्षिण। ठीक है, दक्षिण वाला क्षेत्र। दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में इंडियन ओशन है, हिंद महासागर बोलोगे आप, तुरंत याद होगा। ठीक है, हिंद महासागर। जब हम चीजों को देख के पढ़ते हैं तो याद होता है। उत्तर में क्या है, आर्कटिक, पूर्व में प्रशांत, दक्षिण में हिंद महासागर। अब बात करते हैं पूर्व के साइड में। पूर्व के साइड में जब आप लोग आएंगे, ठीक है, ये इधर वाला एरिया क्या है, पूर्व। पूर्व में क्या क्या है, तो देखो पूर्व में ये जो पिंक कलर अलग हो रहा है ना, ये यूरोप का भाग है, ये है एशिया का भाग। इस एशिया के भाग में आपको ऊपर में यहाँ पास कुछ ऐसे पहाड़ देखने को मिलेगा। इस पहाड़ को कहते हैं यूराल पर्वत। ठीक है, तो अगर आपको बोलेगा कि इस यूरोप से इस एशिया को अलग करने वाला, ठीक है, सर रुको जस्ट सेकंड, यहाँ पास है, यहाँ पास रूस के बीचों बीच, रूस के बीचों बीच है यूराल पर्वत। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि रूस जो है एशिया का भी भाग है और यूरोप का भी भाग है। तो ये जो रूस है वो बीच से, यहाँ पास कोने से जो है वह यूराल पर्वत से अलग हो रहा है। तो यूराल पर्वत की इस साइड वाला एशिया है, इधर वाला क्या है, यूरोप। मॉस्को यहीं पे है, यूरोप का हिस्सा है मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी है। यूराल पर्वत, अब इसी यूराल पर्वत के से निकलती है एक नदी जिसका नाम है यूराल नदी। यूराल नदी। तो आपको बोलेगा कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाली संरचना बताओ, तो यूराल पर्वत, यूराल पर्वत के नीचे यूराल नदी। तो ये जो यूराल नदी है वह एक विशेष इस सागर में जाके मिल जा रही है। ये सागर कौन सा है भैया, ये सागर इधर क्या है, एशिया, इधर क्या है, यूरोप। तो इस सागर का नाम क्या है, तो इस सागर का नाम है कैस्पियन सागर।
कैस्पियन सागर। अगर आपको केवल अभी बॉर्डर के नाम याद रखने हैं तो अगर पश्चिम के साइड में ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, पश्चिम के साइड में कौन कौन सा है ऐसा करके, ठीक है। ये पश्चिम में, तो पश्चिम में याद रखना है कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के बाद थोड़ा और आगे आओगे, ठीक, कैस्पियन सागर के बाद थोड़ा सा और आगे आओगे, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा जिसका नाम है कॉकेशस पर्वत। कॉकेशस पर्वत, ठीक। तो इस एशिया को इस यूरोप से अलग कर रहा है कौन सा, ये कॉकेशस पर्वत। ध्यान से याद रखो, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, कॉकेशस पर्वत। कॉकेशस पर्वत के बाद आपको फिर से एक सागर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक सागर देखने को मिल रहा है और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है काला सागर, ब्लैक सी, ठीक है, काला सागर। डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि एशिया महाद्वीप के पश्चिमी सीमा में कौन कौन है, तो यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, कैस्पियन सागर है, कॉकेसस पर्वत है, काला सागर है, ठीक। ये काला सागर के बाद, काला सागर के बाद ये वाला जो हिस्सा है इधर नीचे के साइड में, ठीक, ये वाला हिस्सा ये बड़ा है और एक्चुअल में इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक। ये भूमध्य सागर, और इस भूमध्य सागर और इस ब्लैक सागर को जोड़ने वाला जो सागर है बीच में, यहाँ पास भी एक छोटा सा सागर देखने को मिलेगा आपको, इसका नाम है मरमरा सागर, ठीक। अभी इसका मैप दिखाऊंगा आपको, ये मरमरा सागर, ये सब बॉर्डर हैं। यूरोप को एशिया से अलग करने वाला क्या है, मरमरा सागर, काला सागर, कॉकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर, यूराल नदी और यूराल पर्वत, यहाँ पे भूमध्य सागर, ठीक। भूमध्य सागर के नीचे आओगे, भूमध्य सागर के नीचे आओगे तो ये वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है भैया, तो ये वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा आपको लाल सागर, ठीक। ये क्या है, लाल सागर, ये लाल सागर है। और इस लाल सागर को इस भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो पतली नली है, नहर है, उसका क्या नाम है बोलेगा, तो उसका नाम याद रखना है आपको, स्वेज नहर, स्वेज नहर। ऐसा करके आपको पूरा लाइन से बताना है कि ये जो है वो क्या है, आपके एशिया को यूरोप से अलग कर रहे हैं या एशिया को आपके अफ्रीका से अलग कर रहे हैं करके, इस प्रकार के पूरा डिटेल में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके चीजें समझ में आएगी और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। तो आप याद करिए, देखो उत्तर में क्या है, आर्कटिक, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, पूर्व में क्या है, प्रशांत महासागर। वैसे ही पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में शुरुआत करेंगे नीचे से अगर, तो पहले लाल सागर पड़ेगा, लाल सागर के बाद स्वेज नहर, स्वेज नहर के बाद भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के बाद मरमरा सागर, मरमरा सागर के बाद काला सागर, काला सागर के बाद कॉकेसस पर्वत, कॉकेसस पर्वत के बाद कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बाद यूराल नदी और यूराल नदी के बाद यूराल पर्वत। ऐसे करके पढ़ना है भैया। अब इतने सारे जो एशिया के कंट्री हैं, इसमें मैंने आपको बताया कुल मिला के कितने देश याद रखने हैं आपको, 49 देश याद रखने हैं। अब इन 49 देशों को कैसे पढ़ेंगे हम लोग, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। ये देख रहे हो पूरा आपको एशिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये है आपका क्या, एशिया महाद्वीप है ना। यहाँ पे मैंने सी ऑफ मरमरा को थोड़ा दिखाने के लिए आपको एक और मैप लगा दिया है, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ये बीच वाला भाग जो है वो क्या है, सी ऑफ मरमरा है। इधर आपका देखने को मिल रहा है ब्लैक सी, और ये वाला एरिया जो है भूमध्य सागर का हिस्सा है जिसके अंदर एजियन सी आपको देखने को मिल रहा है। ये मेडिटेरियन सी करके लिखा हुआ स्पष्ट रूप से बड़ा हिस्सा है, ठीक है। आपको ध्यान ये भी रखना है, एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा जल संधि या जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य क्यों, क्योंकि ये वाला एरिया क्या है, बड़ा जल भाग है, ये वाला एरिया बड़ा जल भाग है, बीच में सकरा मार्ग है। तो जैसे डमरू बनाते हैं हम लोग, डमरू ऐसे ये ऐसे डमरू बनाते हैं, तो डमरू में भी क्या होता है, बीच में सकरा रहता है, ऊपर नीचे कैसा रहता है, चौड़ा रहता है, ठीक है। तो ये जल संधि होता क्या है, तो जल संधि एक सकरा जल मार्ग है जो कि दो वाटर बॉडीज को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है और दो स्थल खंड को अलग करने का काम करती है, उसको बोलते हैं जल संधि। यहाँ पे आपको काला सागर और सी ऑफ मरमरा के बीच में दिख रहा है बॉस्फोरस, ठीक है। क्या नाम इसका, बॉस्फोरस जल संधि, ठीक है, बॉस्फोरस जल संधि जो कि काला सागर और सी ऑफ मरमरा को अलग कर रहा है। वैसे ही सी ऑफ मरमरा और इस एजियन सी, ये जो एजियन सी है वो भूमध्य सागर का हिस्सा है,
ठीक है, अभी बताया आपको। ये जो एजेंसी है वो भूमध्य सागर का हिस्सा है, इसको कर रहा है ये दर्दा नलीज जल संधि। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दर्दा नलीज जल संधि ऐसा करके। तो ये क्या है, पतला जल मार्ग है, पतला जल मार्ग है। ठीक है, दर्दा नलीज जल संधि जो कि सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को अलग करता है, और सी ऑफ मरमरा सॉरी जोड़ता है, और सी ऑफ मरमरा और इस ब्लैक सी को जोड़ता है ये बॉस्फोरस जल संधि करके। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जो एशिया है उसको अलग अलग भागों में बांट रहे हैं। कैसे अलग अलग भागों में बांट रहे हैं, तो ये अगर आपका एशिया महाद्वीप है तो कुछ हिस्सों को कह रहे हैं हम लोग, ये वाले भाग को कह रहे हैं हम लोग मध्य एशिया। ठीक है, इसको बोल रहे हैं मध्य एशिया। वैसे ही ये वाले एरिया को कह रहे हैं उत्तर एशिया। ठीक है, उत्तर एशिया। वैसे ही ये जो मंगोलिया हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, इसको कह रहे हैं पूर्वी एशिया। ठीक है, पूर्वी एशिया। ये जो भारत वाला भाग है इसको कह रहे हैं दक्षिणी एशिया। ओके डियर, दक्षिणी एशिया। वैसे ही ये वाला जो भाग है इसको कह रहे हैं पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया। और ये जो बच गया इसको कह रहे हैं हम लोग दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए अब देखते हैं कि इनके बीच में कौन कौन से देश को शामिल किया गया है। मैंने यहाँ पे स्पष्ट मैप बना दिया है आप सभी के लिए। देखो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंट्रल एशिया। सवाल पूछता है कि सेंट्रल एशिया के अंतर्गत कितने देश आते हैं और वो कौन कौन से हैं करके। तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, सेंट्रल एशिया के अंतर्गत 5 देश जो है वह आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो, देखो बड़ा सा देश है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से क से याद रख लो किर्गिस्तान। ठीक है, उसके बाद एक त से याद रख लो तजाकिस्तान, और एक त से है तुर्कमेनिस्तान, और एक है उज्बेकिस्तान। तो ये 5 देश याद रखने हैं आपको, सिंपल से है, बीचों बीच में है। वैसे ही आपको और देखने को मिलेगा ईस्ट एशिया। ठीक है, पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया में भी आपको कुल मिला के 5 देश जो है वह देखने को मिलेंगे। अब ये 5 देश कौन से हैं, तो आपको एक मंगोलिया याद रखना है, एक चीन याद रखना है, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया, और एक जापान। बस ताइवान को अभी भी जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता नहीं मिला है, तो ताइवान अभी भी मानेंगे किसका देश है, हिस्सा है, चीन का हिस्सा है। ठीक, और आगे बढ़िए। वैसे ही ये है आपका साउदर्न एशिया, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, है ना। ये क्या है आपका दक्षिण एशिया है। और इस दक्षिण एशिया के अंतर्गत आपको 8 देश देखने को मिलेंगे। इसी के संगठन को सार्क कहते हैं, सार्क कहते हैं, दक्षेस कहते हैं। देखो समय कम है दोस्त, समय कम है इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है। आप लोग याद करेंगे मुझे उम्मीद है। तो देखो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, ये हो गया इधर। इधर आपको नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और नीचे आओगे तो एक श्रीलंका, और इधर मालदीव। ये क्या है आपका 8 देश दक्षिण एशिया के हो गए। वैसे ही आपका उत्तर एशिया है, ये उत्तर एशिया। उत्तर एशिया में केवल और केवल आपको रूस याद रखना है। ठीक, उत्तर एशिया में केवल रूस, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो उत्तर के साइड में है ये आपका दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्वी एशिया है। ठीक है, ये आपका क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया। इस दक्षिण पूर्वी एशिया में टोटल 11 देश हैं। ठीक है, टोटल 11 देश, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये जो है वो आपके 10 देश हो गए। ये जो 10 देश हैं इसी को हम लोग आसियान कहते हैं। इसी को आसियान कहा जाता है। ठीक है, चलो और आपको ध्यान रखना लास्ट में तिमोर लिस्ते करके है। एक जो 11वां कंट्री है वो है तिमोर लिस्ते करके। और ये जो तिमोर लिस्ते है वो हालांकि इस दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, लेकिन इस आसियान का हिस्सा नहीं है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी राजधानी जकार्ता में है। पूरा पढ़ाऊंगा, ये तुम्हारे लिए डेमो के रूप में है कि पढ़ना कैसे है करके। समझ में आ रही चीजों को, ऐसे पॉलिटिकल मैप। अब जब मैं बताऊंगा कि ये फलाना देश के ऊपर से कर्क रेखा गुजर रहा है, भूमध्य रेखा गुजर रहा है करके, तो फिर याद होना आसान हो जाएगा। जब मैं तुमको बताऊंगा कि ये है ना रूस में जो है वह आपको है ना बैकाल झील देखने को मिलेगा करके, जब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीन में आपका टकला मकान नामक मरुस्थल है करके, गोबी का मरुस्थल है करके, तो चीजें आपको समझ में आने लगेगी। क्योंकि एक बार नाम सुने रहोगे, शुरुआत में बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा।
चलिए, तो बाकी आप लोग आपके कमेंट ज़रूर करेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक सीरीज़ चालू करना है कि नहीं करना है करके। बाकी एप्लीकेशन में मैं अलग से एक पैकेज बनवा रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, केवल आपके लिए, कि वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो एप्लीकेशन में अलग से वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएँगे कि क्या आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए करके। बाकी मैं यूट्यूब के माध्यम से भी थोड़े बहुत क्लासेस लाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।